ध्रुव और तेजा अदिति को लेकर कार के पास पहुंचे। दोनों ने अदिति को कार में बैठा दिया। हालांकि लड़की का शरीर अभी भी ऐसे कांप रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। तुम ठीक हो? कार में बैठने के बाद ध्रुव ने तुरंत अदिति से पूछा। अदिति का चेहरा और भी पीला पड़ गया था। अदिति को होश में आने में कुछ सेकंड लगे। उसके बाद भी उसने एक भी वर्ड नहीं बोला। वो बस फूट फूट कर रोने लगी। अदिति, इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि रचित को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ध्रुव ऐसा कहते हुए बहुत भड़का हुआ लग रहा था। जब अदिति ने ये सुना तो वो तुरंत शांत हो गई और बोली, नहीं ध्रुव, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन नागपाल फैमिली के बिजनेस में इंटरफेयर मत करो। ऐसा कहते वक्त अदिति की आंखों में डर भरा हुआ था। ध्रुव की तो बात ही दूर थी, लाली भी नागपाल फैमिली का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी कि ब्रिस्को एंटरप्राइज ने रचित पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। अदिति से बात करते करते वो लोग कहीं पहुंच गए। ये कौन सी जगह थी? क्या तुम नीचे जाके देखना चाहोगी? ध्रुव ने अदिति से पूछा। अदिति हैरान रह गई। ध्रुव क्या करने जा रहा था? उसने कार की खिड़की से बाहर का सीन देखा। वो बेडेल रिवर साइड पर पहुंच चुके थे। ध्रुव आखिर करने क्या जा रहा था? ध्रुव जो करने जा रहा था वो अदिति के लिए इमेजिन करना भी मुश्किल हो रहा था। उसे और भी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि ध्रुव की कार रुकने के कुछ मिनट बाद एक और कार बगल में आके रुकी। जो आदमी कार से बाहर निकला वो पिंटू था। पिंटू ने रचित को कार से बाहर खींचा और चिल्लाया, तुम्हें बेटर बिहेव करने की जरूरत है। क्या तुमने सब कुछ फिक्स कर लिया है? जसविंदर ने पिंटू से पूछा। पिंटू ने हंसते हुए कहा, जसविंदर, हालांकि मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक प्रोफेशनल हूँ, इसलिए प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। पिंटू इतना श्योर था। ये देखने के बाद जसविंदर ने कोई और सवाल नहीं पूछा। बस उसने इतना ही कहा, चलो जितनी जल्दी हो सके इससे डील करो और फिर यहाँ से निकलते हैं। पिंटू ने रचित को नदी में खींच लिया। आखिरकार रचित को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने अचानक अपना सिर उठाया, ध्रुव की तरफ देखा और पूछा, अरे, अरे, तुम क्या करने जा रहे हो? रचित को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। पूरा कठौता नागपाल फैमिली के कंट्रोल में था। रचित को नागपाल फैमिली का मेंबर होते हुए भी ये सब फेस करना पड़ रहा था। मैं तुम्हें कुछ सीखने के लिए कहीं भेज रहा हूँ। ध्रुव ने रचित के कंधे को थपथपा के कहा, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। भाड़ में गया तुम्हारा सीखना सिखाना। रचित को गुस्सा आ गया और उसने सोचा। थोड़ी देर में रचित का चेहरा लाल हो गया और वो दहाड़ कर बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने कठौता में मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? ध्रुव, ऐसा मत सोचो कि तुमने आज जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम बच जाओगे। एंटरेस क्लब में मेरे लोगों ने देखा था कि तुम मुझे यहाँ लेके आए हो। अगर तुमने नागपाल फैमिली के साथ पंगा लेने की कोशिश की तो तुम बड़ी भयानक मौत मरोगे। रचित गुस्से में था। ऐसा लग रहा था वो फट जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन के डर गया, लेकिन तुम मुझसे पहले मरोगे। ध्रुव ने रचित के कंधे को थपथपाया और शांति से कहा। ध्रुव की कामनेस देख के रचित बुरी तरह से घबरा गया। उसके होंठ कांप रहे थे। ध्रुव पागल है। क्या वो सचमुच मुझे मार डालेगा? क्या वो मुझसे मजाक कर रहा है? रचित ने मन ही मन में सोचा। जैसे ही रचित के साथ कुछ होगा नागपाल फैमिली को तुरंत पता चल जाएगा। ध्रुव ने इशारा किया और पिंटू रचित को नदी में ले गया। पिंटू के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो एक प्रोफेशनल इंसान था। रचित को नदी के किनारे घसीटा जा रहा था। वो बुरी तरह से घबरा चुका था। वो डर से पागल सा हो गया और बुदबुदाया, मत करो, मुझे मत मारो। ध्रुव, ध्रुव, मुझे मत मारो। ध्रुव, ध्रुव। तुम्हारे पास अभी भी मुझे वो सब कुछ बताने का मौका है जो तुम जानते हो। ध्रुव ने दोबारा रचित से कहा। वैसे रचित को ध्रुव की बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो एक चांस लेना चाहता था ताकि वो जिंदा रह सके। क्या तुम ब्रिस्को एंटरप्राइज के बारे में नहीं जानते? अब तक ब्रिस्को एंटरप्राइज एकमात्र फैमिली है जिसमें गिल फैमिली के 2 वारिस हैं। नागपाल फैमिली बहुत गुस्से में है क्योंकि नागपाल फैमिली को गिल फैमिली का एक भी वारिस नहीं दिया गया था। रचित को यह भी पता था कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड में नागपाल फैमिली की ताकत बहुत मजबूत थी। नागपाल फैमिली मिस्टर जोश से भी नहीं डरती थी। नागपाल फैमिली ने गिल फैमिली का वारिस बनने के लिए बहुत एफर्ट्स किए थे। वो लाली का यूज करके गिल फैमिली में एंट्री मारना चाहते थे। लाली की शादी उनकी फैमिली में होने के बाद अनिका को नागपाल फैमिली को एक्सेप्ट करना ही पड़ता। रचित की बात पूरी हो गई थी। मुझे बस इतना ही पता है कि अब तुम मुझे जाने दे सकते हो। रचित ने अचानक अपना सिर उठाया और ध्रुव की तरफ देखा। उसने अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में थोड़ी होप बची थी। रचित की आंखों में मासूमियत और दर्द दिख रहा था। जैसे उसने अपनी बात खत्म की उसके मुंह से चीख निकल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के पिंटू ने रचित को नदी में फेंक दिया। जब रचित पानी में था तो वो ठंड से कांप रहा था, लेकिन इसके बाद रचित की जिंदगी में कुछ पलों के लिए खुशी आई। वो तैर सकता था। उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक इसलिए नहीं टिकी
क्योंकि उसे जल्द ही ये पता चल गया था कि उसके अंगों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। बहुत ही प्रोफेशनल। रचित को पानी में डूबता देखकर पिंटू सैटिस्फाइड लग रहा था। उसके बगल में खड़ी अदिति ये देखकर दंग रह गई थी कि रचित नदी में डूब चुका था। अब कठौता में भूकंप आना तय था। नागपाल फैमिली को जल्द ही रचित की मौत की खबर मिली। वीडियो में दिख रहा था कि रचित पानी में डूब के मर गया है, लेकिन वो इतनी जल्दी डूब के कैसे मर सकता है, क्योंकि उसकी स्विमिंग स्किल्स काफी अच्छी थी। वीडियो देखने के बाद रचित का बटलर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, ये मेरी गलती है कि मैंने उन्हें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया, इसीलिए आप मेरी जान ले लीजिए। बटलर के सामने खड़ा इंसान बहुत ही गुस्से में लग रहा था। ये किसने किया? यह आवाज सुनकर नागपाल फैमिली की हवेली में मौजूद सभी लोग कांप उठे। फैमिली में किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बटलर जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था बोला, आज दोपहर ध्रुव अपने कुछ लोगों को लेके आया था और रचित को एंटारेस क्लब से ले गया था। ये ध्रुव कौन है? नागपाल फैमिली के मेंबर्स के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे। बटलर ने कांपती आवाज में कहा, वो गिल फैमिली से है और गिल फैमिली के वारिसों में से एक है। जैसे ही बटलर ने बोलना बंद किया, आदमी ने अपना हाथ टेबल पर जोर से पटक दिया और टेबल टूट गई। वो आदमी ध्रुव के खिलाफ क्या? जब बटलर ने देखा कि टेबल टूट गई है तो वो बुरी तरह डर गया। आखिर ये ध्रुव था कौन और वो खुद को समझता क्या था? उसकी नागपाल फैमिली के साथ पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? अगर नागपाल फैमिली गुस्सा हो गई तो पूरे कठौता में केओस मच जाएगा। उसके बाद शुरू होगा ब्लड बाथ। अनिका को फोन करो। बटलर के सामने खड़े हुए आदमी ने उससे कहा। बटलर ने अपनी आंखें झुका ली। बटलर को लगा कि उसने गलत सुन लिया है। अनिका हमेशा से नागपाल फैमिली की पावर को डाउन प्ले करती रही है। नागपाल फैमिली उससे डील करते समय हमेशा सतर्क रहती थी। बटलर को लग रहा था कि उन्हें अनिका की मदद लेने की जरूरत नहीं है। सामने खड़े हुए आदमी को यह देखकर गुस्सा आ गया। तुम कॉल करना भूल गए हो क्या? कॉल करने के लिए फोन का यूज किया जाता है। इस बार बटलर के पास फोन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो 30 सालों से नागपाल फैमिली का बटलर था। रचित के पैदा होने के बाद से ही उसने रचित की देखभाल की थी। उसने रचित को कई लाइफ स्किल्स भी सिखाई थी। अगर वो पुराने जमाने में पैदा हुआ होता तो वो रचित का गुरु कहलाता। इसलिए बटलर को रचित की मौत अपने बेटे की मौत जैसी लग रही थी। बटलर ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। उसने अनिका का नंबर डायल किया। अनिका के फोन उठाते ही बटलर बोला, अनिका, रचित की मौत हो गई है। अनिका बटलर की बात सुन के कंफ्यूज हो गई। दूसरों को मौत देने वाले शैतान रचित की मौत हो चुकी थी। खैर, रचित मरा तो मरा, नागपाल फैमिली ने उससे फोन क्यों किया था? उसका रचित की मौत से क्या लेना देना था? तो मैं क्या करूं? मुझे फोन क्यों किया है? अनिका का बिहेवियर ज्यादा अच्छा नहीं रहा करता था। वो तुरंत नाराज हो जाया करती थी। वो फोन रखने वाली थी कि बटलर ने उससे कुछ कहा। इस मामले का ध्रुव से कुछ लेना देना है। ये सुनते अनिका की भौहें तुरंत सिकुड़ गई। ये ध्रुव इतने सारे ट्रबल्स क्यों क्रिएट करता था? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि अब ध्रुव ने रचित के साथ पंगा क्यों ले लिया। अनिका को गुस्सा तो इतना तेज आ रहा था कि उसके मन में ध्रुव को मार डालने के ख्याल आ रहे थे। हालांकि उसे बटलर के सामने खुद को शांत रखना जरूरी था। तो ध्रुव का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने मुझे क्यों फोन किया है? ये ऐसे नहीं मानेगी। बटलर ने मन ही मन में सोचा और अनिका से कहा, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम नहीं जानते कि ध्रुव गिल फैमिली का वारिस है? बटलर की टोन थ्रेटनिंग हो चुकी थी। अनिका नागपाल फैमिली को हल्के में नहीं लेना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि नागपाल फैमिली के साथ उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन यहाँ पे तो फैमिली का एक बटलर उसके पीछे पड़ गया था और उसने गिल फैमिली को धमकी भी दे दी थी। अनिका ऐसा नहीं होने दे सकती थी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने गिल फैमिली की जांच करने की हिम्मत कैसे की? अनिका को पहले से ही पता था कि नागपाल फैमिली गिल फैमिली की जांच कर रही थी। मेरा मतलब काफी साफ है। तुम्हारे और गिल फैमिली के लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग हमें रचित की मौत का एक्सप्लेनेशन दो। ये कहने के बाद बटलर ने फोन रख दिया। फिर उसने अपने सामने वाले आदमी की तरफ देखा और कहा, मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम किया है। रचित के साथ जो हुआ वो निश्चित रूप से मेरी गलती है। मुझे उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन इससे पहले कि बटलर अपनी बात पूरी कर पाता, एक जोरदार आवाज हुई। बटलर की गर्दन 180 डिग्री मोड़कर तोड़ दी गई। आसपास के लोग हैरान रह गए। यह सीन रूह कंपा देने वाला था। वो पुराना और वफादार बटलर जिसने इतने सालों तक नागपाल फैमिली की सेवा की थी, उसकी गर्दन एक झटके में तोड़ दी गई थी। नागपाल फैमिली के मेंबर्स डर के मारे कांपने लगे। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। माहौल इतना टेंस्ड हो गया था कि लोग अपने अगल बगल के लोगों की दिल की धड़कनें तक सुन सकते थे। उनमें से किसी की भी बटलर पर नजर डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बटलर के सामने वाला आदमी धीमे कदमों से बटलर के पास गया। उसने बटलर के सिर को उठा के अपने बगल वाले इंसान की तरफ फेंक दिया और कहा, इसे पैक करके अनिका को भेज दो। उसके आसपास के लोग कांप उठे। हालांकि वो डरे हुए थे।
फिर भी उनमें से किसी के भी मुंह से चूं तक नहीं निकली। आखिर ये ध्रुव था कौन? वहां बैठे सभी लोगों के दिमाग में यही एक सवाल घूम रहा था। उसने नागपाल फैमिली को नाराज क्यों किया? उसने रचित और उसके पिता के साथ पंगा क्यों लिया? बटलर की गर्दन तोड़ने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि रचित का बाप था। उसने नागपाल फैमिली के एक मेंबर को ऑर्डर देते हुए कहा, मिस्टर जोश से मिलो जाके। अगर वो ना मिले तो उसके घर पर एक नोट चिपका के आना, जिस नोट में लिखा हो कि अगर वो 3 दिन के अंदर आके मुझसे नहीं मिला तो मैं उसके सब लोगों को मार डालूंगा। नागपाल फैमिली का मेंबर सिर झुका के वहां से निकल गया। दूसरी ओर अपने विला में अनिका अपना मोबाइल फोन हाथ में लेकर इधर उधर घूम रही थी। ये ध्रुव बहुत लापरवाह है। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव को नागपाल फैमिली के साथ पंगा लेने की क्या जरूरत पड़ गई। उसके पास ही उसका एक असिस्टेंट बैठा हुआ था। मिस, कुछ गड़बड़ हुई क्या? अनिका ने कुछ नहीं कहा। वैसे आपके लिए एक पैकेज आया हुआ है। असिस्टेंट ने अनिका को बताया। क्योंकि अनिका अकेले रहती थी, यूजुअली वो पैकेज नहीं लिया करती थी। आमतौर पर नौकरानी सुबह उसके लिए पैकेज रख जाती थी। वो देर रात तक ही पैकेज खोला करती थी। अनिका ने पैकेज पर नजर डाली तो उसे कुछ और लगा। क्यूरियोसिटी इस दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग है। इसी वजह से अनिका भाग के पैकेज के पास गई। जैसे ही उसने पैकेज खोला, उसकी चीखें निकल गई। पैकेज के अंदर एक इंसान का सिर रखा हुआ था। सिर खून से सना हुआ था। उससे बहुत ही बुरी गंध आ रही थी। अनिका ने एक नजर सिर पर डाली और उसे उल्टी आने लगी। वो सीधा वॉशरूम गई और उल्टी करती। वो 1 घंटे तक वॉशरूम के अंदर ही बैठी रही क्योंकि उसे रह रह कर उल्टी आ रही थी। उसके पैर जली की तरह कमजोर हो गए थे। मिस, ये नागपाल फैमिली के बटलर का सिर है। अनिका का असिस्टेंट बुरी तरह से घबरा गया। अनिका ने भी बटलर को पहचान लिया था। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। अनिका इतने गुस्से में थी कि उसका शरीर कांप रहा था। उसका मन कर रहा था कि तुरंत नागपाल फैमिली के घर जाके उन्हें सबक सिखाए। ठीक उसी समय अनिका का फोन बजा। अनिका गुस्से से उबलने लगी जब उसने देखा कि फोन भी नागपाल फैमिली की तरफ से किया गया है। उसने कॉल आंसर की और फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस अनिका, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा था। उम्मीद है आपको मिल गया होगा। आदमी के सार्कास्टिक टोन ने अनिका के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। तुम चाहते क्या हो? क्या तुम गिल फैमिली को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हो? अनिका ने आदमी से पूछा। अनिका का क्वेश्चन सुन के आदमी जोर जोर से हंसने लगा। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? नागपाल फैमिली कठौता में अकेली खड़ी हो सकती है और पूरे शहर को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन गिल फैमिली के सामने हम अभी भी कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस आपको एक गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट? क्या इस खूनी सिर को गिफ्ट कहा जा सकता था? आदमी ने आगे बोलना जारी रखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा बटलर, जो इतने सालों से हमारी फैमिली की सेवा कर रहा है, ऐसी गलती करेगा। हमने ये गिफ्ट आपको इसलिए भेजा है ताकि आप इस बात को लेकर श्योर हो जाएं कि नागपाल फैमिली एक डिसिप्लिन फैमिली है। ये गिफ्ट हमारी तरफ से गिल फैमिली के लिए एक पीस अग्रीमेंट है। उम्मीद है ये गिफ्ट गिल फैमिली का गुस्सा शांत करने के लिए काफी होगा। आदमी की बात सुनकर अनिका और भी हैरान रह गई। नागपाल फैमिली एक अच्छा कदम उठाना चाह रही थी। क्या वो चाहते थे कि बात आगे ना बढ़े, या फिर वो आदमी अनिका को ब्लफ करने की कोशिश कर रहा था, या ये एक तरह की इनडायरेक्ट धमकी थी? अनिका के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस घूम रहे थे। उसने आदमी से पूछा, तुम चाहते क्या हो? कुछ खास नहीं। देखिए, हमने तो पहले ही आपको गिफ्ट भेज दिया है। क्या हम गिल फैमिली में शामिल होके गिल फैमिली के साथ आगे बढ़ सकते हैं? आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि हमारी पार्टनरशिप से गिल फैमिली को भी फायदा ही होगा। आदमी की बात सुन के अनिका कुछ पलों के लिए शांत हो गई। फिर उसने आदमी से पूछा, अगर गिल फैमिली पार्टनरशिप ना करना चाहे तो? मुझे नहीं लगता कि गिल फैमिली के पास ऐसा करने का ऑप्शन भी है। एक तो हमारे साथ पार्टनरशिप करना उनके लिए भी फायदे का सौदा होगा। दूसरी वजह ये कि रजत की मौत गिल फैमिली के वारिस के हाथों हुई थी। अगर गिल फैमिली हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हो जाती है तो हम ये बात भूल जाएंगे। अनिका नागपाल फैमिली को अच्छे से जानती थी। वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो ध्रुव को मार नहीं डालते। अब अनिका को साफ समझ आ गया था कि उसे धमकी दी जा रही है। ये गिफ्ट उस पर एहसान जताने के लिए नहीं भेजा गया था। मिस अनिका, इस बारे में सोचो, ये पार्टनरशिप तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। अगर ब्रिस्को एंटरप्राइज और ध्रुव दोनों खत्म हो गए तो तुम्हारा क्या होगा? ऐसा होते ही तुम भी तो अपनी पोजीशन लूज कर दोगी। आदमी ने ये कह के फोन रख दिया। उसकी बात पूरी हो चुकी थी। वो अनिका को सोचने के लिए टाइम देना चाहता था। अनिका ने दोबारा अपना फोन उठाने से पहले कुछ गहरी सांसें ली। उसने खिड़की के पास जाके ध्रुव को फोन मिलाया।
ध्रुव अभी अभी नदी के किनारे से लौटा था। वो लोगों के साथ खाना खाने के लिए रेडी हो रहा था। खाना खाने के बाद वो अदिति को मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में वापस भेज देगा और खुद तृप्ति के पास चला जाएगा। ध्रुव ये देख के थोड़ा हैरान हुआ कि अनिका उसे कॉल कर रही थी। मिस अनिका, आपको अब भी मेरी याद आती है? ध्रुव बहुत ही शांत लग रहा था। उसे देख के कोई भी नहीं कह सकता था कि थोड़ी देर पहले नदी के किनारे वो एक इंटेंस एक्सपीरियंस से गुजरा था। तुम क्या कर रहे हो? अनिका ने गुस्से से पूछा। मुझे पता है कि आपकी वैसे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ। वैसे आपको ये बात भी क्या गिल फैमिली को रिपोर्ट करनी पड़ेगी? ये गिल फैमिली मुझ पर इतनी नजर क्यों रखती है? ध्रुव अनिका की कॉल करने का असली रीजन जानना चाहता था। अनिका इतने गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या उसे पता नहीं है कि उसने क्या किया है? अनिका ने मन ही मन ध्रुव को डांटा। ध्रुव, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना ही नहीं, उसको मानना भी। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए कठौता छोड़ के कहीं और चली जाओ। अनिका ने ध्रुव से कहा। वो काफी सीरियस साउंड कर रही थी। अगर मैं ना करूँ तो क्या होगा? तुम्हारी जिंदा रहने की इच्छा कम हो गई है क्या? अनिका और ध्रुव बहुत ज्यादा बार मिले नहीं थे। साथ ही वो दोनों खुद सैल स्वभाव के थे, इसलिए वो एक दूसरे से ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। हालांकि अनिका जानती थी कि ध्रुव एक नॉर्मल इंसान नहीं था। वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो उसे उसके मन का काम करने से रोक नहीं पाएगी। और अब तो ध्रुव के आसपास बहुत सारे एक्सेप्शनल लोग भी थे। उनकी ताकत के बल पर तो ध्रुव किसी से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहता था। अनिका को समझ आ गया कि वो ध्रुव को कठौता छोड़ने के लिए फोर्स नहीं कर पाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक फोन नंबर दे रही हूँ। तुम भी आखिर गिल फैमिली के वारिस हो। तुम जब चाहो उस नंबर पर फोन करके फैमिली से हेल्प मांग सकते हो। अनिका ने ध्रुव को समझाते हुए कहा। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि अनिका उस पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। निहाल ने ध्रुव को बताया था कि गिल फैमिली के सारे वारिस फैमिली से मदद मांग सकते थे। बड़ी फैमिलीज कभी भी अपने वारिसों को अकेला नहीं छोड़ती थी, चाहे उस वारिस ने फैमिलीज के लिए कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना क्रिएट कर रखी हो। अगर वारिस किसी संकट में फंस जाते थे तो फैमिलीज जरूर उनकी हेल्प किया करती थी। ये सिस्टम कुछ पुराने जमाने के जैसा था, जैसे कि एक किंग अपने प्रिंस को कुछ नहीं होने देगा, चाहे प्रिंस कितना भी नाकारा या नालायक हो। इसलिए अनिका ने भी ध्रुव को एक फोन नंबर दिया जिस पर कॉल करके वो मदद मांग सकता था। मिस अनिका, तुम्हें सच में मेरी इतनी परवाह है? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अनिका से पूछा। अनिका का मन तो किया कि वो तुरंत फोन काट दे। ये ध्रुव इतना ड्रामा क्यों कर रहा था? क्या उसे सीधी बातें समझ नहीं आती थी? अपने इरिटेशन को कंट्रोल करते हुए अनिका ध्रुव से बोली, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम वारिस हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, और तुम्हारे जैसे कमजोर वारिस को मदद की वैसे भी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। ध्रुव उसकी बात सुन के हैरान हो गया। वो अनिका के बात करने के तरीके से थोड़ा इरिटेट हो रहा था। क्या वो सच में सबसे कमजोर वारिस था? शायद अनिका इरिटेट होकर ऐसा बोल रही थी। ध्रुव ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो सबसे कमजोर वारिस हो सकता है। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैंने तुमसे मदद मांगने के लिए फोन किया है? तुम वैसे भी मेरी क्या ही मदद कर पाओगे। मैं बस तुम्हें नागपाल फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अनिका को लगता था कि ब्रिस्को एंटरप्राइज अपनी हिस्ट्री की वजह से एक मजबूत कंपनी थी। कठौता शहर के सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स सबसे पहले ब्रिस्को एंटरप्राइज के पास ही आया करते थे। ध्रुव की इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी वर्मा रियल एस्टेट ब्रिस्को के सामने कुछ भी नहीं थी। ब्रिस्को में काम करने की वजह से अनिका को लगने लगा था कि वो ध्रुव की तुलना में बहुत पावरफुल हो गई है और अब कभी भी उसे ध्रुव की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से ध्रुव से बात करते वक्त उसका सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स साफ साफ झलक रहा था। उसने ध्रुव को समझाते हुए कहा, देखो ध्रुव, अब तुमने बेवकूफी कर ही ली है तो कुछ चीजें समझ लो। ये जो नागपाल फैमिली है ना, वो किसी तरह से गिल फैमिली में एंट्री पाना चाहती है। जब से गिल फैमिली के 2 वारिसों ने ब्रिस्को एंटरप्राइज में काम करना शुरू किया है, वो और भी ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं। उनको लगने लगा है कि वो गिल फैमिली के रिसोर्सेज को टेक ओवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रिस्को एंटरप्राइज गिल फैमिली का ऑफिशियल वारिस बनने में कामयाब हो जाएगा। उन्होंने कई बार गिल फैमिली के मेंबर्स को ब्राइब करके खुद की फैमिली में मिलाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें अभी तक इस काम में सफलता नहीं मिली है। इसलिए वो लोग अब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। वो अब अपनी बात मनवाने के लिए वायलेंस का यूज करने वाले हैं, ताकि गिल फैमिली डर के मारे उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाए। और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से उन्हें एक लिजिट रीजन भी मिल गया है। अब रचित की मौत के लिए बदला लेने के नाम पर वो तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार अगर उन दोनों फैमिलीज के बीच राइवलरी शुरू हो गई तो फिर खत्म नहीं होगी। इस प्रोसेस में नागपाल फैमिली तो शायद खत्म ही हो जाएगी, लेकिन गिल फैमिली भी बहुत कमजोर हो जाएगी।
मैं नहीं चाहती कि फैमिलीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़े, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए मैंने तुम्हें फोन नंबर दिया है। अनिका देख रही थी कि नागपाल फैमिली लगातार अपने बिजनेस और इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि नागपाल फैमिली गिल फैमिली और ब्रिस्को एंटरप्राइज के लिए एक थ्रेट बन जाए। अनिका की बात सुन के ध्रुव ने अच्छा ये बताओ कि फैमिली से एक ही बार मदद मांगना अलाउड है? तुम्हें तो पता ही है कि मैं तो अक्सर प्रॉब्लम्स में फंसता रहता हूँ, तो क्या मैं हर बार मदद के लिए फैमिली को अप्रोच नहीं कर सकता? ध्रुव ये कह के हंसने लगा। मुझे तुम्हें जितना बताना था मैंने तुम्हें उतना बता दिया है। मेरे पास तुम्हारे फर्जी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं है। अनिका ने ध्रुव को झिड़कते हुए कहा। ठीक है, मैं नंबर नोट कर ले रहा हूँ, लेकिन मैं कभी इसे डायल नहीं करूंगा। ध्रुव ऐसा कहते हुए मुस्कुरा रहा था। अनिका पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी। तुम्हें जो करना है करो, बस मैं तुम्हें इतनी सलाह दूंगी कि इस टाइम पर ज्यादा चालाकी दिखाना तुम्हें कब्र में भी पहुंचा सकता है। ये कह के अनिका ने फोन रख दिया। वो ध्रुव को एक और डायलॉग मारने का मौका नहीं देना चाहती थी। उसे लगा कि उसे उल्टी आ रही है और वो फिर से वॉशरूम की तरफ भागी। बटलर के कटे हुए सिर की इमेज उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। फोन रखने के बाद ध्रुव ने अदिति को मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में वापस भेज दिया। उसके बाद ध्रुव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी। ये सब करते करते काफी रात हो चुकी थी। अब सड़क पर बहुत कम लोग बचे थे और केवल कुछ कपल्स ही समय समय पर वहाँ से गुजर रहे थे। उनमें से कुछ एक दूसरे को गले लगा रहे थे और कुछ एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। ध्रुव को इन कपल्स को देखकर अपने लवर की याद आने लगी। थोड़ी देर में उसका फेवरेट इंसान वहाँ पहुँच भी गया। तृप्ति, तुम यहाँ क्यों आई हो? ध्रुव ने थोड़ी शराब पी रखी थी। हालांकि जब उसने तृप्ति को देखा तो उसका थोड़ा सा नशा उतर गया। तृप्ति अपनी गोल आंखों से बहुत देर तक ध्रुव को देखती रही। ध्रुव तृप्ति की आंखों में आंसू देख सकता था। आंसू बस आंखों से बाहर निकलने का ही इंतजार कर रहे थे। कुछ गड़बड़ हुई क्या? ध्रुव ने तृप्ति के आंसू पोंछे। अगर मैं कहूँ कि गड़बड़ तुम्हारी ही वजह से हुई है तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? तृप्ति की आवाज से गुस्सा साफ झलक रहा था। बेशक ध्रुव जानता था कि उसने क्या किया है, हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि तृप्ति को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। ध्रुव पिछले कुछ दिनों से तृप्ति से झगड़ रहा था। वो जानता था कि तृप्ति निधि से जलती थी, लेकिन वो और निधि दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं थे। इस मामले को सुलझाने के लिए ध्रुव को तृप्ति के पास जाना चाहिए था। हालांकि तृप्ति ने कुछ दिन पहले उससे मिलने से इनकार कर दिया था और वो इन दिनों बहुत बिजी थी। तभी तृप्ति ने एक चेक निकाल के ध्रुव को देते हुए कहा, ये चेक मुझे नागपाल फैमिली ने दिया है। ध्रुव चेक को देख के कांप गया। नागपाल फैमिली? उन्होंने तृप्ति को इतनी जल्दी ढूंढ लिया? उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? ध्रुव ने तुरंत पूछा। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनकी कंपनी मुझे साइन करना चाहती है। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ अपने सिंगिंग करियर का डेब्यू करूं। ये चेक उसी का साइनिंग अमाउंट है। जो आदमी मुझसे मिलने आया था उसके एटीट्यूड से लग रहा था कि वो मुझसे ना सुनने के मूड में नहीं है। उसने जाते हुए मुझसे कहा कि मैं जितना पेमेंट चाहूँ उतना डिमांड कर सकती हूँ। इसके बाद उसने कुछ ऐसे अमाउंट सजेस्ट किए जो एक डेब्यू आर्टिस्ट सपने में भी नहीं सोच सकता है। अमाउंट सुन के मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं उस आदमी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने मुझसे समय लेने के लिए कहा है। वो कल फिर आएगा और तब तक मेरे पास आता रहेगा जब तक कि मैं हाँ नहीं कह देती। नागपाल फैमिली की वर्तमान संपत्ति दसियों अरब रुपए की थी, लेकिन अभी के लिए ये बात उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। नागपाल फैमिली के पास पैसा तो था, लेकिन पेशेंस नहीं था। ये तो बस एक वार्निंग थी। तृप्ति को अप्रोच करके नागपाल फैमिली ये बताना चाह रही थी कि उनके खिलाफ जाना बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता था। इसलिए वो चाहते थे कि ध्रुव अपनी हद में रहे। ध्रुव ने चेक को घूरते हुए तृप्ति से कहा, यार कोई पैसे भेजता है तो अच्छा तो लगता ही है। ध्रुव नागपाल फैमिली द्वारा तृप्ति को भेजे गए चेक को देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने सुना है कि नागपाल फैमिली पूरे कठौता में मिस्टर जोश को ढूंढ रही है। अगर मिस्टर जोश जैसा इंसान उनके सामने कहीं नहीं टिकता तो फिर बाकी लोगों की बिसात ही क्या है? तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? तुमने तो नागपाल फैमिली से कोई पंगा नहीं लिया हुआ है ना। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ। तृप्ति थोड़ी घबराई हुई थी और वो अब ध्रुव पर गुस्सा नहीं थी। ध्रुव को समझ आ गया था कि तृप्ति कुछ ज्यादा ही टेंस्ड हो गई है। उसने तृप्ति से कहा, चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। तृप्ति ने जोर से अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा कह भर देने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम सही में चाहते हो कि मैं चिंता ना करूं तो जाके नागपाल फैमिली से माफी मांग लो, ये जानते हुए कि एक इतनी पावरफुल फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। मुझे चैन कैसे मिल सकता है? बोलो। तृप्ति बहुत जिद्दी थी। वो ध्रुव को इस तरह मुसीबत में पड़ते हुए नहीं देख सकती थी। ध्रुव काफी देर तक तृप्ति को घूर कर देखता रहा।
तुम जानना चाहती हो कि आखिर मैंने नागपाल फैमिली को नाराज कैसे किया? ध्रुव ने तृप्ति से पूछा। तृप्ति चुप थी क्योंकि उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। ध्रुव ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैंने रचित को नदी में डुबा दिया। डुबा दिया? मतलब? ये जानते हुए भी कि ध्रुव क्या कहना चाह रहा था, तृप्ति ने उससे पूछा। यहाँ तक कि एक मूर्ख को भी पता होगा कि ध्रुव किस बारे में बात कर रहा था। तृप्ति डर से कांप उठी और उसने डिसबिलीफ के साथ ध्रुव को देखा। क्या? क्या कहा तुमने? ऐसा क्यों किया ध्रुव? तुम? तृप्ति के मुंह से वर्ड्स भी नहीं निकल रहे थे। ध्रुव कुछ देर रुका और धीरे से अपना सिर उठाते हुए बोला, अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो मालिनी मुसीबत में पड़ जाती। आधी रात बीत चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। रात की हवा तो ठंडी थी ही, ध्रुव की बातें सुन के तृप्ति का दिल भी ठंडा पड़ा जा रहा था। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में बहुत सारी छुरियां चुभ रही हों। तृप्ति मालिनी के नाम से अच्छी तरह वाकिफ थी। तृप्ति को मालिनी के ऊपर दया इसलिए भी आती थी क्योंकि मालिनी के पास बचपन से अपना कहने के लिए कोई नहीं था, वो बोल भी नहीं सकती थी। लेकिन इस तृप्ति को मालिनी के ऊपर दया कम बल्कि ध्रुव के ऊपर गुस्सा ज्यादा आ रहा था। उसने मालिनी की वजह से किसी की हत्या की? एक लड़की किसी दूसरी लड़की की वजह से अपने लवर को ऐसा करते हुए कैसे देख सकती है? इससे पहले तृप्ति कुछ कह पाए, ध्रुव ने उससे पूछा, तुम जानती भी हो उसके साथ क्या हुआ था? ध्रुव ये पूछ के चुप हो गया। वो थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा था। हालांकि तृप्ति को भी लगता था कि मालिनी का अचानक गायब हो जाना एक अजीब बात थी, लेकिन वो अभी किसी चीज का रीजन जानने में इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे नहीं पता ध्रुव, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। तृप्ति ने अपने दांत पीस लिए और फूट फूट कर रोने लगी। वो मुड़ी और चिल्लाते हुए वहां से चली गई। तृप्ति जाते हुए भी रो रही थी। वो जोर से चीख रही थी क्योंकि उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। इससे भी ज्यादा उदास करने वाली बात ये थी कि ध्रुव उसके पीछे नहीं गया। जब जसविंदर ने तृप्ति को जाते हुए देखा तो वो ध्रुव की बाह पर हाथ फेरते हुए बोला, जल्दी जाके उसे रोको, तुम किसका इंतजार कर? जसविंदर के कहने के बाद भी ध्रुव तृप्ति को रोकने के लिए उसके पीछे नहीं गया। उसने जसविंदर की ओर देखा और कहा, मेरी खातिर तृप्ति और उसकी फैमिली का ख्याल रखना। कोई बात नहीं। जसविंदर ने ये कह के व्हाइट वाइन की आधी बोतल एक सांस में गटक ली। अरे यार! तभी तेजा अचानक से खड़ा हो गया। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? जसविंदर और ध्रुव ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। तेजा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, मिस्टर जॉश इतनी लापरवाही क्यों करता है? वो पकड़ लिया गया है। कब? ध्रुव काफी टाइम से मिस्टर जोश से कांटेक्ट नहीं कर पाया था। मिस्टर जोश को पता था कि अगर उन्होंने ध्रुव से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो नागपाल फैमिली उसे आसानी से ढूंढ निकालेगी। रचित के बाप ने मिस्टर जॉश की मौत का दिन फिक्स कर लिया है। तेजा ने यह कह के टेबल पर अपनी मुट्ठी दे मारी। ध्रुव को बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन फिलहाल उसने खुद को चुप ही रखना बेहतर समझा। ध्रुव नागपाल फैमिली की स्टाइल को अच्छे से समझता था। उनके मेथड्स बहुत ही ब्रूटल हुआ करते थे। ध्रुव और नागपाल फैमिली की इस लड़ाई में पहली मौत होने वाली थी। अब मिस्टर जोश का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। नागपाल फैमिली उन्हें मार के ध्रुव को डराने की कोशिश करेगी। दो साइड्स की लड़ाई में मेंटल टफनेस का बड़ा रोल होता है। मिस्टर जोश को मार के नागपाल फैमिली ध्रुव को मेंटली ब्रेक करना चाहती थी। इस समय मिस्टर जोश का बचना लगभग असंभव था। जब से ध्रुव के पिता ने मिस्टर जोश से उसका इंट्रोडक्शन कराया था, तब से लेकर अब तक जब भी ध्रुव को कुछ होता था तो मिस्टर जोश तुरंत प्रकट हो जाया करते थे। हालांकि मिस्टर जोश ब्रूटल थे और कठौता में उनका रुतबा भी था, लेकिन नागपाल फैमिली को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। कठौता में यह भी अफवाह जोरों पर थी कि मिस्टर जोश का रचित के पिता वारित नागपाल से कोई मुकाबला नहीं था। आज जो हुआ था उससे भी लगता था कि मिस्टर जोश का वारित से कोई मुकाबला नहीं है। उनके बीच में इतना डिफरेंस था कि वारित को मिस्टर जोश की मौत के कॉन्सिक्वेंसेस से भी डर नहीं लग रहा था। क्या करें अब? तेजा ने अपने पैर पटके और गुस्से से कहा, मिस्टर जोश से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। ध्रुव ने जसविंदर से कहा। इससे पहले जसविंदर कुछ बोल पाता, तेजा ने कहा, अब मिस्टर जॉश को कांटेक्ट करने का टाइम ही नहीं बचा है। अभी तक शायद उसकी मौत भी हो चुकी होगी और नागपाल फैमिली ने उसकी लाश भी ठिकाने लगा दी होगी। यार ये तो देख ही सकते हैं ना कि मिस्टर जॉश के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन कौन सी थी। मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा है कि मिस्टर जॉश को पकड़ा नहीं गया है। ध्रुव को लग रहा था कि अगर नागपाल फैमिली ने मिस्टर जोश को पकड़ा होता तो वो ध्रुव को उसे छुड़ाने के लिए जरूर बुलाते। उनका मेन टारगेट ध्रुव था। ये बात सही है कि वारित मिस्टर जॉश की हत्या करके अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा, लेकिन वो ऐसा मुझे मारने के बाद करेगा। ध्रुव की बात में दम था। जसविंदर और तेजा ने सिर हिलाया। मैं अभी मिस्टर जॉश के मोबाइल की लास्ट लोकेशन चेक कराता हूँ। जसविंदर ने अपना फोन निकाला और तुरंत किसी को मिस्टर जोश के मोबाइल की लास्ट लोकेशन चेक करने के लिए कहा। जल्दी जसविंदर को इन्फॉर्मेशन मिल गई। उसने ध्रुव को बताया, मिस्टर जॉश के फोन की लास्ट लोकेशन उनके घर के आसपास की ही है।
अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो नागपाल फैमिली मिस्टर जॉश को उनके घर से ज्यादा दूर नहीं ले गई है, या फिर मिस्टर जॉश अपने साथ फोन ले ही नहीं गए हैं। इससे पहले कि ध्रुव कुछ रिएक्ट कर पाता, उसका फोन बज उठा। ध्रुव ने कॉल उठाई और दूसरी तरफ वाले इंसान ने जो कहा वो सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जसविंदर ने जो दूसरी पॉसिबिलिटी मेंशन की थी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? जसविंदर ने ध्रुव से पूछा। मुझे निहाल का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि किसी का नाम मैकलिस्टर क्लब की मेंबरशिप से हटाया गया है। ये पहली बार हुआ है जब किसी ने खुद मैकलिस्टर क्लब की मेंबरशिप गिव अप की हो। जसविंदर हैरान रह गया। मैकलिस्टर क्लब बहुत इन्फ्लुएंशियल था और हर कंपनी उससे जुड़ना चाहती थी। मैकलिस्टर क्लब में शामिल होना सबके लिए एक सपने जैसा हुआ करता था, लेकिन इस बार जिसने मेंबरशिप गिव अप की थी वो एक गोल्ड मेंबर था। ध्रुव को अंदाजा था कि इसके पीछे भी नागपाल फैमिली का ही हाथ था। उनके अलावा कोई भी मैकलिस्टर क्लब के गोल्ड मेंबर्स को मेंबरशिप छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक बार अगर ये चीज शुरू हो गई तो ये बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ध्रुव का ये डर सच भी साबित होने लगा। अगले कुछ घंटों तक निहाल को एक के बाद एक फोन आते रहे। सबने क्लब की मेंबरशिप छोड़ने के लिए निहाल को कॉल किया था। निहाल को पूरी रात नींद भी नहीं आई। वो जानता था कि मैकलिस्टर क्लब की शुरुआत ध्रुव के पिता ने ही की थी। हालांकि वो आदमी अभी तक सामने नहीं आया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैकलिस्टर क्लब ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा। एक ही रात में क्लब का आधा हिस्सा ढह सा चुका था। निहाल ने ध्रुव को फिर से कॉल किया। सर, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो गिल फैमिली की मदद मिलने से पहले ही हम बर्बाद हो जाएंगे। निहाल बेहद चिंतित था। ध्रुव को समझ आ गया था कि मैकलिस्टर क्लब बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। बचे हुए मेंबर्स मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में इकट्ठे हो गए थे। वो परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन चाहते थे। सर, ये एक ट्रैप है। हम अब मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में वापस नहीं जा सकते। ये सभी लोग टॉप बिजनेसमैन हैं और एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। भले ही उन्होंने अब तक मैकलिस्टर क्लब नहीं छोड़ा है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक के नहीं रहेंगे। निहाल को अंदाजा था कि ये नागपाल फैमिली का ही काम है। ध्रुव को ढूंढने के लिए नागपाल फैमिली को एक बड़ी आर्मी की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन वो एक ऐसा काम कर रहे थे जिसमें उनका बहुत सारा टाइम और रिसोर्सेज यूज हो रहे थे। आखिर लोगों को मैकलिस्टर क्लब की मेंबरशिप छोड़ने के लिए कन्विंस करना कोई छोटी बात नहीं थी। फिर भी नागपाल फैमिली ऐसा कर रही थी। वो चाहते थे कि ध्रुव सब कुछ खो दे। वो चाहते थे कि वो गिल फैमिली का सपोर्ट भी खो दे। नागपाल फैमिली का अटैक बहुत पावरफुल था, लेकिन इन सब के बीच जिस बात ने ध्रुव और अन्य लोगों को सबसे ज्यादा चौंका दिया वो ये थी कि नागपाल फैमिली आज रात एक डिनर में शामिल हुई थी। ये डिनर नागपाल फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया था और डिनर में केवल ब्रिस्को एंटरप्राइज को इनवाइट किया गया था। ब्रिस्को एंटरप्राइज के सभी लोग डिनर में शामिल हुए थे। हायर मैनेजमेंट के लोगों के साथ साथ लाली भी डिनर में पहुंची थी। ध्रुव बाकी लोगों के साथ बैठकर उसी डिनर पार्टी की फोटोज देख रहा था। फोटोज एक मशहूर न्यूज़पेपर ने छापी थी। तभी अचानक से ध्रुव की आंख एक फोटो पर अटक गई। उसे लग रहा था जैसे कि वो कोई सपना देख रहा है। क्या उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था? ध्रुव जोर से चीखा। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव ने जसविंदर से फोटो को ध्यान से देखने के लिए कहा। पहचाना उसे? ध्रुव ने अपने आदमियों से पूछा। फोटो देखकर पिंटू के तो होश ही उड़ गए। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, ये इम्पॉसिबल है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरा विश्वास करो। फोटो में पिंटू ने जिस इंसान को देखा वो कोई और नहीं बल्कि रचित था। न केवल रचित की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसने डिनर में अपनी एक हाई प्रोफाइल प्रेजेंस भी दर्ज करा। पूरे 5 मिनट तक मैंने उसे डुबा के रखा था। पिंटू जोर जोर से अपना सिर हिला रहा था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जसविंदर जो किनारे बैठा हुआ था कुछ नहीं बोला। पिंटू ने सख्ती से अपना बचाव करते हुए ये समझाने की कोशिश की कि उसने अपना काम ठीक से किया था। तुम्हें क्या लगता है? ध्रुव ने पीछे मुड़कर जसविंदर की ओर देखा और पूछा, अगर रचित एक नॉर्मल इंसान है तो वो सच में मर चुका होगा, लेकिन अगर वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। दुनिया में कई अबनॉर्मल लोग हैं, जैसे काले कोट वाला डॉक्टर जिसे हमने अस्पताल में देखा था। वैसे फोटो में उसका फिजिकल स्ट्रक्चर और हाव भाव देखकर लग रहा था कि ये रचित ही है। जसविंदर थोड़ा डरा हुआ साउंड कर रहा था। उन्होंने सचमुच नागपाल फैमिली को कमतर करके आंका था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पास न केवल अंडरवर्ल्ड की पावर्स हैं, बल्कि उनके पास टैलेंटेड लोगों की भी कोई कमी नहीं थी। पिंटू ने खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया। उसे अपने प्रोफेशनलिज्म पर थूकने का मन कर रहा था। काश मैंने रचित के सीने में गोलियां उतार दी होती। वो मन ही मन सोच रहा था। तुमको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ध्रुव ने पिंटू के कंधे को थपथपाया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रचित जिंदा था या फिर मर चुका था। ठीक उसी समय फिर से निहाल का फोन आया। निहाल को पूरी रात नींद नहीं आई थी, लेकिन आज सुबह सुबह स्थिति बदल गई थी। सर, आपको क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है? मैकलिस्टर क्लब के मेंबर्स की लिस्ट फिर से नॉर्मल हो गई है।
जिन मेंबर्स ने छोड़ने की एप्लीकेशन डाल दी थी उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस वापस ले ली हैं और जिनकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो गई थी वो पूछ रहे हैं कि वो मैकलिस्टर क्लब को दोबारा कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। निहाल ने ध्रुव को बताया। निहाल एक एक्सपीरियंस्ड बटलर था, इसलिए उसे ये ट्रेंड देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। जैसे नॉर्मल से अलग हटकर कुछ होता था, निहाल के कान खड़े हो जाते थे और ये एक ऐसा ही इवेंट था। बैकग्राउंड में कुछ गड़बड़ तो जरूर हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है? ध्रुव ने निहाल से पूछा। निहाल ने एक पल के लिए सोचा और कहा, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। नागपाल फैमिली हमें अपनी ताकत दिखा रही है। ऐसा लगता है कि वो हमें बता रहे हैं कि वो हमारी डेस्टिनी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। निहाल ने वारिस नागपाल जितना घटिया आदमी पहले कभी नहीं देखा था। उसने ध्रुव की सबसे कमजोर नब्ज पर वार किया था। पहली बार उसे लग रहा था कि वो और ध्रुव मिलकर भी किसी का सामना नहीं कर पाएंगे। क्या उन्हें सचमुच गिल फैमिली से मदद मांगनी पड़ेगी? ध्रुव? तेजा ने अपने फोन पर नागपाल फैमिली के बारे में फिर से खबर देखी। इस बार वो इतना सरप्राइज हुआ कि उसने सीधे ध्रुव का नाम पुकारा। खबरों में साफ देखा जा सकता था कि नागपाल फैमिली ने ब्रिस्को एंटरप्राइज के साथ एक समझौता किया है। लाली रचित से शादी करने जा रही थी। ये एक बड़ी खबर थी। क्या ब्रिस्को एंटरप्राइज और नागपाल फैमिली ने समझौता कर लिया है? ध्रुव भी बहुत सरप्राइज था। इससे पहले कि वो समझ पाता क्या हो रहा है, ब्रिस्को एंटरप्राइज ने समझौता कर लिया था। इसके अलावा ब्रिस्को एंटरप्राइज ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं दिया। ध्रुव और उसके आदमी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो चुके थे। तभी अदिति वहां आई। वो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। वो आके ध्रुव के बगल में खड़ी हो गई। ध्रुव, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। आज रात 9 बजे ब्रिस्को ऑफिस बिल्डिंग में लाली तुमसे पर्सनली मिलना चाहती है। अदिति ने ध्रुव से कहा। ध्रुव उसकी बात सुन के चौंक गया। आखिर लाली ध्रुव से क्यों मिलना चाहती थी? कहाँ मिलने जाना है लाली से? ध्रुव को अदिति की बात सही से सुनाई भी नहीं पड़ी थी। लाली उससे मिलना चाहती थी। ये बात जान के वो हैरान तो हुआ ही था, साथ ही साथ उसे थोड़ी सी खुशी भी मिली थी। आज फाइनली उसे अपने सारे जवाब मिलने वाले थे। क्या लाली और मालिनी एक ही इंसान के नाम है? ध्रुव की एक्साइटमेंट के पीछे नर्वसनेस भी छुपी हुई थी। उसे कुछ गड़बड़ होने का भी अंदेशा हो रहा था। अदिति ने जैसा उसे बताया था उसके हिसाब से लाली ब्रिस्को एंटरप्राइज में काफी ऊंचे ओहदे पर थी। अनिका ने भी ये हिंट दे ही दिया था कि लाली गिल फैमिली की वारिस है। मालिनी जैसी लड़की के पास अचानक इतनी पावर्स कहां से आ सकती हैं? ध्रुव को एक और बात अननेचुरल लग रही थी। अगर लाली सच में मालिनी होती तो ध्रुव के बारे में पता लगते ही उससे मिलने ना चली आती। लेकिन लाली ने ऐसा कुछ नहीं किया था, जिसका मतलब था कि ध्रुव जिससे मिलने के लिए आतुर हुआ जा रहा था वो उसके बचपन की दोस्त नहीं थी। वो तुमसे आज रात 9 बजे ब्रिस्को एंटरप्राइज में मिलेगी। अदिति की आवाज भारी हो गई और वो एक सेकंड के लिए रुक गए, जैसे कि सोच रही थी कि उसे बोलना जारी रखना चाहिए या नहीं। एंड में उसने बस इतना ही कहा। लाली ने कहा है कि वो मुझे बचाने के लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती है। हालांकि वो तुम्हें अभी भी कॉम्पिटिटर मानती है। मुझे बचाने के लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती है। ध्रुव ने अदिति के वर्ड्स अपने मन में रिपीट किए। ऐसा लगा कि अदिति के वर्ड्स ने एक पल में ध्रुव का दिल तोड़ दिया था। ध्रुव की लाली से मीटिंग का कोई खास मतलब नहीं था। ये बस एक फॉर्मल मीटिंग होने वाली थी। ठीक है, समझ गया। ध्रुव का सारा एक्साइटमेंट हवा में उड़ गया था। दूसरी ओर तृप्ति अपने घर लौट आई थी। उसकी आंखें अभी भी गीली थी। तृप्ति को एहसास हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। घूरने वाला इंसान गेट के पास खड़ा हुआ था, लेकिन तृप्ति का बिल्कुल भी उस इंसान को पलट कर देखने का मन नहीं हुआ। तृप्ति पहले से नाखुश थी, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गई। दरवाजे पर उसकी माँ आस्था जिंदल खड़ी थी। बेटा, सब ठीक है ना? जब आस्था ने देखा कि तृप्ति का मूड खराब है तो उसने तुरंत तृप्ति से हालचाल पूछा। तृप्ति ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बिस्तर पर लेटी रही और उसने कंबल से अपना सिर ढक लिया। अब उसे रोना भी नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। कुछ दिन पहले उसके नखरों की वजह से उसकी और ध्रुव की लड़ाई हो रही थी, लेकिन आज का दिन अलग था। जब तृप्ति ने ध्रुव के मुंह से मालिनी का नाम सुना तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। कुछ देर लेटे रहने के बाद तृप्ति ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। वो मालिनी को कॉल कर रही थी, लेकिन मालिनी का फोन नहीं लगा क्योंकि डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं था। तृप्ति कॉल ना लगने की वजह से और भी इरिटेट हो गई। वो बिस्तर से उठी, उसने कंबल हटा दिया और वो ध्रुव को कर्स करते हुए बोली, दुष्ट कहीं का। दूसरी तरफ अदिति की बात सुनने के बाद ध्रुव ब्रिस्को एंटरप्राइज जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जसविंदर श्योर नहीं था। उसने ध्रुव से कहा, सर ये एक ट्रैप भी हो सकता है। आपका वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ब्रिस्को एंटरप्राइज के अंदर आप सेफ रहेंगे। आपको याद है ना कि जब लास्ट टाइम आप वहाँ गए थे तब आपके साथ क्या हुआ था? और तो और उन लोगों ने उस इंसिडेंट के बाद भी आपके पक्ष में कोई एक्शन नहीं लिया था। जसविंदर का शक बिना आधार का नहीं था। ब्रिस्को एंटरप्राइज का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। जसविंदर की बात सुन के ध्रुव ने अदिति की तरफ देखा।
आदिति ने सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि वो लोग लाली को ट्रस्ट कर सकते थे। आदिति से अश्योरेंस मिलने के बाद ध्रुव ब्रिस्को एंटरप्राइज की तरफ निकला। ब्रिस्को एंटरप्राइज की ऑफिस बिल्डिंग के चारों तरफ जो सड़कें थीं, उनके किनारों पर सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगे हुए थे। पौधों के बीच जरा सा भी फासला नहीं रखा गया था। पूरा सीन बहुत ही शानदार दिख रहा था। ध्रुव फूलों की खूबसूरती को निहारते हुए ब्रिस्को एंटरप्राइज के पास पहुंच चुका था। कठोता की मीडिया रिपोर्टों के हिसाब से ब्रिस्को एंटरप्राइज और नागपाल फैमिली एक समझौता कर चुके थे। इस नए अलायंस के पास कठोता के आधे से भी ज्यादा हिस्से का कंट्रोल था। बचे हुए आधे हिस्से को अपना बनाने के लिए उन्हें बस कुछ समय चाहिए था। नागपाल फैमिली के मेंबर्स की नजर में वो जीत चुके थे। हालांकि नागपाल फैमिली काफी टाइम से ब्रिस्को एंटरप्राइज से अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली उनका ये सपना पूरा हो ही गया था। दूसरी ओर ब्रिस्को एंटरप्राइज के कई सारे लोग इस अलायंस को कॉम्प्रोमाइज के तौर पर देख रहे थे। ध्रुव ब्रिस्को एंटरप्राइज की बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुका था। उसे रजत से हुई लड़ाई के फ्लैशबैक्स आ रहे थे। इस बार फ्रंट डेस्क पर बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट उसे देखते ही पहचान गई। वो ध्रुव को देखकर खड़ी हो गई और ध्रुव के पास आके बोली, ध्रुव सर, लाली मैडम 4th फ्लोर पर आपका इंतजार कर रही हैं। रिसेप्शनिस्ट ध्रुव को एस्कॉर्ट करते हुए उसे लाली के कैबिन की तरफ ले गई। ध्रुव रिसेप्शनिस्ट को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका ध्रुव के प्रति बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज हो चुका था। लाली के कैबिन के बाहर पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट ने ध्रुव से कहा, सर, अगर मैडम खिड़की से बाहर देख रही हो तो प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत करिएगा। ऐसा करने पर वो इरिटेट हो जाती हैं। ध्रुव को रिसेप्शनिस्ट की अनयूजुअल रिक्वेस्ट सुन के हंसी आ गई। ठीक है, मैं आपकी मैडम को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ध्रुव हंसते हुए कैबिन के अंदर चला गया। रिसेप्शनिस्ट की बात सच निकली। लाली कैबिन की खिड़की से बाहर देख रही थी। ध्रुव ज्यादा आवाज ना करते हुए कुर्सी पर बैठ गया। पीछे से देख के ध्रुव बता सकता था कि कैबिन की खिड़की से बाहर देख रही लड़की खूबसूरत थी, लेकिन एक क्वेश्चन उसके मन में कूद फांद मचा रहा था, क्या लाली और मालिनी एक ही इंसान की दो आइडेंटिटीज हैं? ध्रुव काफी देर तक लाली के कैबिन के अंदर बैठा रहा। लाली अभी भी खिड़की से बाहर ही देखी जा रही थी। आधे घंटे बाद लाली ने पलट के ध्रुव की तरफ देखा। लाली को देख के ध्रुव कुछ देर के लिए तो कुर्सी पर जमा बैठा रह गया। फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल उभर आई। उसका शक सही निकला था। उसके सामने लाली नहीं बल्कि उसके बचपन की दोस्त मालिनी खड़ी थी। ध्रुव अपनी जगह से खड़े होकर मालिनी के पास गया। उसने अपना हाथ मालिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? मालिनी ने मुस्कुराते हुए ध्रुव का हाथ थाम लिया। दोनों के दिमाग में कॉलेज की यादें फूट पड़ी। एक क्लास में दो लोग बैठे हुए हैं। एक लूजर लड़का है जिससे क्लास के सब बच्चे नफरत करते हैं, और एक गूंगी लड़की है जिसे क्लास के सभी बच्चे इग्नोर करते रहते हैं। लड़के का नाम है ध्रुव और लड़की का नाम है मालिनी। दोनों के बीच एक अनयूजुअल सा बॉन्ड डेवलप हो जाता है। लड़की लड़के से नफरत नहीं, प्यार करती है। लड़का लड़की को इग्नोर नहीं करता बल्कि अटेंशन देता है। मालिनी और ध्रुव को समझ आया कि वो बहुत देर से एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हुए हैं। ध्रुव मालिनी को देखे जा रहा था। उसके बाल घुंघराले होने के साथ साथ लंबे भी थे। वो अपने घुंघराले बालों में बहुत क्यूट और अट्रैक्टिव लग रही थी। जहाँ तक कपड़ों की बात है तो मालिनी ने एक सिंपल सूट पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पिछली जिंदगी की आदी हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए फैंसी के बजाय सामान्य कपड़े पहनना ज्यादा आसान था। मैं तो भूल ही गया कि तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर पाओगी। ध्रुव मालिनी को देखकर इतना खुश था कि वो भूल गया कि इस समय तृप्ति उससे नाराज थी, और तृप्ति की नाराजगी का कारण मालिनी ही थी। ध्रुव मालिनी के कैबिन में रखी मेज के पास गया। उसने एक पेपर और पेन हाथ में लिया। मालिनी एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने ध्रुव को घूर कर देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ध्रुव से क्या कहे। ठीक उसी समय किसी ने मालिनी के ऑफिस का गेट खोल दिया। मालिनी ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। जो इंसान दरवाजे से अंदर आया वो टोकस फैमिली का 5वां बेटा तन्मय टोकस था। मालिनी, चलो चलें। जैसे ही तन्मय कमरे में दाखिल हुआ उसने ध्रुव को देखा। ध्रुव को देखते ही उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तन्मय को अभी ये नहीं पता था कि ध्रुव ही वो इंसान था जिसने उसकी कंपनी के लिए समस्या पैदा कर दी थी। हालांकि रजत के साथ हुए इंसिडेंट का ब्रिस्को एंटरप्राइज से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी नागपाल फैमिली ने उस घटना के लिए ब्रिस्को को जिम्मेदार ठहराया था। ध्रुव कुछ कदम चल के तन्मय के पास गया। उसने खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, मेरा नाम ध्रुव गिल है। ध्रुव ने तन्मय से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तन्मय उससे हाथ मिलाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने ध्रुव का नाम सुना उसने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। तन्मय अपना गुस्सा रोक नहीं सका और उसने ध्रुव को डांटते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उसने सिक्योरिटी बेल प्रेस की। सिक्योरिटी, ऊपर आओ। इस ध्रुव गिल को यहाँ से लेके जाओ और नागपाल फैमिली के पास छोड़ाओ। फिर उन्हें इसका जो करना होगा वो करेंगे। ये कहने के बाद उसने मालिनी की तरफ देखा और ध्रुव से कहा, ओह,
तो मुझे अब समझ आया, तुम मालिनी को ढूंढने के लिए यहाँ आए हो ना। खैर, तुम्हें मालिनी को ढूंढने के लिए भी यहाँ आना अलाउड नहीं है। शायद तुम लोग क्लासमेट हुआ करते थे, है ना? तन्मय हंसते हुए बोला। फिर उसने पीछे मुड़ के मालिनी की तरफ देखा और पूछा, मालिनी, क्या तुमने उसे यहाँ बुलाया था? मालिनी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि मैटर हाथ से निकल रहा है। मालिनी ने थोड़ा सा सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि उसने ही ध्रुव को यहाँ बुलाया है। ये देखते ही तन्मय और भी ज्यादा भड़क गया। मालिनी, अपनी करंट आइडेंटिटी मत भूलो। अब तुम नागपाल फैमिली की बहू हो। साथ ही अब ये दिखावा करना भी बंद करो। अपने दोस्त को अपना असली चेहरा दिखाओगी तो शायद तुम्हारी दोस्ती बच भी जाए। ध्रुव आज बस मालिनी को देखना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला था। तन्मय मालिनी को घूर रहा था। उसने चीखते हुए मालिनी से कहा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम कुछ बोलोगी या नहीं, या बुत बनी खड़ी रहोगी? ध्रुव धीरे से घूमकर मालिनी की तरफ देखने लगा। उसे बहुत हैरत हुई। तन्मय मालिनी को बोलने के लिए क्यों कह रहा था? क्या मालिनी गूंगी नहीं थी? थोड़ी देर बाद आखिरकार मालिनी बोली। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में कहा, तन्मय, क्या तुम बाहर आ सकते हो? जब मालिनी ने आखिरकार बोलना शुरू किया तो तन्मय ने अपने होंठ भींच लिए। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो जीत गया है। तुम्हारे पास 10 मिनट है। रचित वैसे भी यहाँ आ चुका है। हम आज नागपाल फैमिली के घर जा रहे हैं, इसलिए जल्दी करना। पता नहीं तुम इतने इम्पोर्टेंट दिन पर इस इंसान से क्यों मिलना चाहती हो। तन्मय असल में मालिनी को ब्लेम नहीं कर रहा था। इसके उलट उसकी आवाज में थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। दरअसल तन्मय और मालिनी बहुत करीब थे। वो ब्रिस्को एंटरप्राइज में अक्सर मालिनी का साथ देता था। इस वजह से ही उसे ध्रुव जैसे लड़के को कैबिन में देखना काफी ऑड लगा था। ध्रुव मालिनी से दोस्ती करने के लायक भी नहीं लग रहा था। ठीक है, मालिनी ने तन्मय से कहा। वो उसकी बात समझ गई थी। इसके बाद तन्मय मालिनी के कैबिन से निकल गया और दरवाजे पर इंतजार करने लगा। जब वो चला गया तो कैबिन फिर से शांत हो गया। मालिनी कुछ नहीं बोली। वो ध्रुव के बगल में खड़ी थी। मालिनी की सच्चाई जान के ध्रुव को थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। कैबिन में सन्नाटा पसरा। मालिनी ने एक केटल में गर्म पानी डाला और ध्रुव के लिए एक कप चाय बनाई। फिर वो ध्रुव के पास गई और बोली, चाय? ध्रुव ने चाय का कप ले लिया। मालिनी उसके बगल में बैठ गई। ध्रुव अभी भी उससे बात करने के मूड में नहीं लग रहा था। चाय कैसी बनी है? मालिनी ने ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने चाय टेस्ट करके देखी। अचानक ध्रुव को याद आया कि ये वही चाय थी जिसे मालिनी सड़क पर बेचा करती थी। उसे समझ नहीं आया कि जब वो अमीर हो गई थी तब भी वो ये चाय क्यों पी रही थी। हालांकि उसका मालिनी से इसका रीजन पूछने का मन नहीं किया, क्योंकि उसे अभी भी मालिनी पर गुस्सा आ रहा था। मालिनी और ध्रुव काफी देर तक शांत बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मालिनी ने चुप्पी तोड़ते हुए ध्रुव से कहा, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। कुछ ऐसा जो मैं पूछना चाहता हूँ? नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम अगर बताना चाहोगी तो खुद ही बता दोगी। मालिनी के बोलने के तरीके से ध्रुव को पता चल गया था कि वो कभी गूंगी थी ही नहीं। अगर वो सर्जरी करा के ठीक हुई होती तो भी इतने अच्छे से बात नहीं कर पाती। ऐसा इंसान जो बोल सकता था, उसके लिए ना बोल पाने की एक्टिंग करना कितना कठिन रहा होगा। मुझे तुमसे यही एक्सपेक्टेशन थी। मालिनी ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा। दूसरी ओर तन्मय अभी भी कैबिन के बाहर ही खड़ा हुआ था। उसने रचित को कैबिन की तरफ आते देखा। वो फुर्ती से गेट खोल के कैबिन के अंदर आया। उसने मालिनी को बताया, मालिनी, रचित तुम्हारे पास आ रहा है। वो डरा हुआ लग रहा था। हालांकि उसने बात तो मालिनी से की थी, लेकिन वो चाहता था कि ध्रुव भी उसकी बात सुन ले। रचित और ध्रुव के बीच एक हिस्ट्री थी। दोनों ही आदमी एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहेंगे। लेकिन तन्मय को ध्रुव का रिएक्शन देखकर बड़ी हैरानी हुई। इस वक्त ध्रुव बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसकी आंखों से गुस्सा टपक रहा था। तन्मय को पता नहीं था कि ध्रुव क्या सोच रहा है। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वो रचित का मर्डर करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हो। तन्मय ने मालिनी से कहा, मालिनी, जल्दी करो, रचित बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नागपाल फैमिली के कई लोग भी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मालिनी बहुत ही शार्प थी। तन्मय को उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। हालांकि तन्मय को ध्रुव की चिंता जरूर हो रही थी। वो ध्रुव के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उस पल तन्मय की आंखें ध्रुव से कह रही थीं, शांत हो जाओ, इस टाइम सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हालांकि वो ध्रुव को रोक नहीं सका। तन्मय को पता चल गया कि ध्रुव एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है। इसके बाद तन्मय ने अपनी आंखों से ध्रुव की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, देखो, ये ब्रिस्को एंटरप्राइज का ब्लॉक भी है। अगर तुमने यहाँ कुछ गड़बड़ की तो तुम्हें तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। साथ ही मालिनी भी तुम्हारे साथ पिस जाएगी। यह सुनने के बाद कुछ देर के लिए ध्रुव का गुस्सा शांत हो गया। वो अपनी वजह से मालिनी को परेशान होते नहीं देख सकता था। ध्रुव शांत हो गया और मालिनी बाहर चली गई। रचित ने मालिनी को देखते ही कहा, चलो मेरे घर चलो। रचित हंस रहा था। मालिनी को उसकी हंसी का रीजन समझ नहीं आया। फिर भी मालिनी ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसके पीछे चली गई।
नीचे की मंजिल पर लाइसेंस प्लेट नंबर A888888 वाली एक बड़ी सी रोल्स रॉयस खड़ी हुई थी। रचित कार के अंदर बैठ गया। उसके आसपास खड़े सभी लोग उसे जेलसी से देख रहे थे। वो आपस में बातें ही कर रहे थे। नागपाल फैमिली और ब्रिस्को एंटरप्राइज में समझौता हो गया है। कठौता में इतना मजबूत अलायंस आज तक नहीं बना है। इनके खिलाफ अब कोई नहीं लड़ पाएगा। लाली सच में लकी है। उसे बचपन में टोकस फैमिली ने गोद ले लिया था और अब नागपाल फैमिली का बेटा उस पर फिदा हो गया है। ये शादी दोनों फैमिलीज के लिए बेहतर साबित होगी। लाली बहुत सुंदर है। कठौता में तो उससे सुंदर लड़की है ही नहीं। रचित के कार में बैठने के बाद बटलर ने तुरंत ही दरवाजा बंद कर दिया। आसपास खड़े लोग बटलर की यह हरकत देखकर हैरान रह गए। मालिनी अभी भी बाहर ही खड़ी थी। बटलर की इस हरकत का क्या मतलब था? बटलर ने मालिनी को पीछे वाली टैक्सी में बैठने का इशारा किया। मालिनी ये देख के हैरान रह गई थी। क्या वो नागपाल फैमिली की होने वाली बहू को एक टैक्सी में बैठने के लिए कह रहा था? मालिनी को पता था कि रचित की शह के बिना बटलर की ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। क्या रचित नागपाल ब्रिस्को एंटरप्राइज को नीचा दिखाना चाह रहा था? अगर वो टैक्सी में बैठ जाती तो ये उसके लिए एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस होता। इस सिचुएशन में वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी कंपनी ब्रिस्को एंटरप्राइज की इज्जत भी उससे जुड़ी हुई थी। मालिनी टैक्सी के करीब 1 मिनट तक खड़ी रही। वो परेशान या निराश नहीं थी। मालिनी को भले टोकस फैमिली ने गोद लिया हो, लेकिन वो फैमिली की इकलौती बेटी थी। इसके अलावा वो बेहद खूबसूरत थी। अगर वह थोड़ा सा सज धज कर तैयार होती तो वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। उसे कठौता की सबसे खूबसूरत लड़की भी कहा जा सकता था। क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? रचित ने मालिनी से पूछा। मालिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली, फिर वो टैक्सी की तरफ चल दी। अब टैक्सी ड्राइवर ने उसे टैक्सी में घुसने से रोक दिया। टैक्सी ड्राइवर ने अपना हाथ बढ़ाया। क्या वो मालिनी से पैसे मांग रहा था? क्या तुम टैक्सी के लिए पे भी नहीं करोगी? ब्रिस्को एंटरप्राइज की फेमस प्रिंसेस अपनी टैक्सी के लिए पे भी नहीं करना चाहती है क्या? अगर आप पे नहीं करना चाहती हैं तो प्लीज यहाँ से चली जाइए। जाहिर है टैक्सी ड्राइवर को भी रचित ने ही इंस्ट्रक्शंस दिए थे। नागपाल फैमिली ने सचमुच लाइन क्रॉस कर दी थी। ध्रुव मालिनी के कैबिन से ये सारी हरकत होते हुए देख रहा था। वो रचित को मार डालना चाहता था। वो कैबिन से गेट की तरफ दौड़ के गया। इससे पहले वो कैबिन से बाहर जा पाए, तन्मय ने उसे रोक लिया। तुम बाहर नहीं जा सकते। दफा हो जाओ। ध्रुव की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। ध्रुव, मालिनी तुम्हारी दुश्मन है। तन्मय के पास ये कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तन्मय ने कुछ सोचते हुए कहा। वो मालिनी के कई सीक्रेट्स जानता था। ध्रुव को इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता था, और जो बातें उसे नहीं भी पता थी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। उसे मालिनी पर पूरा भरोसा था। अगर उसने कुछ छुपाया भी था तो ये उन दोनों के भले के लिए ही उसने किया होगा। जब तन्मय ने देखा कि ध्रुव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है तो उसने ध्रुव को सच बताने का फैसला लिया। अपना गला साफ करते हुए तन्मय ने कहा, वो सिर्फ दिखावा कर रही है कि वो बात नहीं कर सकती। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? पता है ध्रुव, रचित ने मालिनी के सामने 2 ऑप्शन रखे थे। या तो वो तुम्हें मार देगा या फिर मालिनी को रचित से शादी करनी होगी। वो रचित से शादी इसलिए कर रही है ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। तन्मय की बात सुन के ध्रुव ब्रिस्को एंटरप्राइज के टॉप फ्लोर पर बने मालिनी के कैबिन से नीचे देख रहा था। मालिनी अभी भी टैक्सी के पास ही खड़ी हुई थी। वो खुद को बहुत ही ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रही थी। तन्मय ध्रुव की आंखों में गुस्सा देख सकता था। उसी पल उसे पता चल गया कि उसे मालिनी के लिए सही इंसान मिल गया है। कम से कम ध्रुव को मालिनी की परवाह तो थी। इतनी परवाह पहले किसी ने नहीं दिखाई थी। लेकिन परवाह दिखाने से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि ध्रुव के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो नागपाल फैमिली के किसी इंसान के साथ पंगा ले सके। फिर भी ध्रुव जाके रचित को सबक सिखाना चाहता था, जिसके इशारे पर उसके आदमी मालिनी की बेइज्जती कर रहे थे। तन्मय ने उसे ले जाके कैबिन में रखी एक कुर्सी पर बैठाया। जरा इस मैटर के बारे में शांति से सोच के देखो। तन्मय के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पास नागपाल फैमिली के साथ डील करने के लिए कोई बड़ा प्लान था। उसने ध्रुव से कहा, अगर हम अभी बाहर जाते हैं तो इससे मालिनी और टोकस फैमिली का भला नहीं होगा। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और सीरियसली कहा, ये टोकस फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारे कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे नीचे जाने से रोकने की कोशिश न ही करो। ध्रुव टेंस्ड लग रहा था। नीचे मालिनी को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, यहाँ तक कि उसे अपनी टैक्सी की सवारी का खर्च भी खुद ही उठाना पड़ रहा था। ध्रुव ये सब देखने के बाद भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। ध्रुव को भरोसा नहीं हो रहा था कि टोकस फैमिली इतनी ह्यूमिलिएशन टॉलरेट करने के लिए रेडी थी। वैसे भी उनके लिए मालिनी तो महज एक मोहरा थी। वो एक मोहरा थी जो दूसरों की दया पर डिपेंडेंट थी। उसने ब्रिस्को एंटरप्राइज के हित के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। टोकस फैमिली इसे बर्दाश्त कर सकती थी। ध्रुव से ये ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं होने वाली थी। तन्मय ध्रुव के रास्ते से नहीं हटा। उसको लग रहा था कि अगर उसने ध्रुव को अभी जाने दिया तो ध्रुव पक्का मारा जाएगा। कैबिन के अंदर माहौल टेंस्ड हो चुका था, लेकिन तन्मय फिर भी पीछे नहीं हटा। उसी समय कैबिन के बाहर से कदमों की आवाज आई। जो इंसान आया था उसने नॉक किए बिना सीधे धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। कौन आया है ये देखने के लिए तन्मय ने पीछे मुड़कर देखा। उसे आने का कैबिन के अंदर आती हुई दिखाई दी।
ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि अनिका बिना नॉक के मालिनी के कैबिन में घुसने की हिम्मत कर रही थी। अनिका बहुत टेंस लग रही थी। उसने पहले ध्रुव और फिर तन्मय की तरफ देखा। मुझे ध्रुव से कुछ कहना है, तुम बाहर जाके वेट कर लो। तन्मय को समझ आ गया था कि अनिका उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी। उसके पास दरवाजे के बाहर जाके वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दरवाजा बंद होने के बाद ध्रुव ने अनिका से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? एक प्रॉपर्टी देनी है तुम्हें। अनिका ने ध्रुव से कहा। ध्रुव उसकी बात सुनकर कंफ्यूज्ड हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी? ध्रुव ने अनिका से पूछा। अनिका ने एक डॉक्यूमेंट निकाला। वो पेज पलटते पलटते डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर पहुंच गई। उस पर रेड इंक से लगाया गया अंगूठे का निशान छपा हुआ था। अंगूठे के निशान के पास एक नाम लिखा हुआ था। ध्रुव ने नाम पढ़ा। मालिनी। उसका असली नाम मालिनी ही था। कम से कम उसने अपने नाम के बारे में ध्रुव से झूठ नहीं बोला था। पहले इस पर साइन करो, मेरे पास तुमको डिटेल में बताने के लिए टाइम नहीं है। अनिका ने एक पेन निकाला और ध्रुव को देते हुए कहा। ध्रुव ने अनिका को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे मुझे ये बताओ कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या हुआ है? अनिका ने गहरी सांस ली। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस पर साइन कर रहे हो या नहीं? मेरे पास तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिखाने का टाइम नहीं है। वैसे भी इस प्रोसेस को नॉर्मली कंप्लीट होने में 1 महीने का टाइम लग जाता है। अब तुम और ज्यादा लेट मत करो, और अगर तुमने साइन नहीं किए हैं तो मैं अपने साइन करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। अनिका इरिटेट हो रही थी। और सुनो, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मालिनी ने खुद मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मालिनी ने अनिका को ऐसा करने के लिए कहा था? ध्रुव ने डॉक्यूमेंट की तरफ नजर डाली। उसे मालिनी का सिग्नेचर दिखाई पड़ा जो कि जेन्युइन ही लग रहा था। उसने डॉक्यूमेंट पर एक सरसरी नजर दौड़ाई। उसे अनुमान लग गया कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ था। इसके बाद उसने डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए। ये एक प्रॉपर्टी एग्रीमेंट था। अनिका ध्रुव को साइन करते हुए देख रही थी। उसने कहा, मालिनी ने गिल फैमिली की प्रॉपर्टी में खुद के शेयर को तुम्हें ट्रांसफर कर दिया है। ध्रुव ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले ही इसके कुछ हिस्से का अनुमान लगा लिया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मालिनी अपने सारे पैसे उसे ट्रांसफर कर देगी। उसकी सारी प्रॉपर्टी कम से कम 10 अरब रुपयों की थी। क्या मालिनी ने सब पैसे ध्रुव को दे दिए थे? ये सोच के ध्रुव का शरीर कांप गया और उसे बेहद बेचैनी महसूस हुई। वो मालिनी के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। वो जाने कब से मालिनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करने के दौरान उसने कई लोगों की नाराजगी मोल ली थी, लेकिन मालिनी के कंपैरिजन में ध्रुव का सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं था। ध्रुव को तुरंत अपने सिग्नेचर करने के डिसीजन पर पछतावा हुआ। उसने अपना हाथ डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले वो डॉक्यूमेंट को पकड़ पाए, अनिका ने डॉक्यूमेंट अपनी तरफ खींच लिया। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सारे पैसे तुम्हें ट्रांसफर किए जा चुके हैं। ध्रुव अनिका की हालत समझ सकता था। नागपाल फैमिली की पावर बहुत बढ़ चुकी थी। गिल फैमिली के एक मेंबर के लिए अकेले उनसे डील करना इम्पॉसिबल हो चुका था। तुम बहुत लकी हो। उस दिन जब मैं यहाँ आई थी तो मालिनी को मैंने गिल फैमिली की मदद करने के लिए कहा था। उसने मदद तो की ही, साथ ही अपनी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे लिए छोड़ दी। अनिका ने ध्रुव से कहा। ध्रुव ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था कि मालिनी ने अपने सारे पैसे उसे ट्रांसफर कर दिए हैं। उसने अनिका से पूछा, लेकिन गिल फैमिली में इस तरह से फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी लेना अलाउड है? ध्रुव की बात सुन के अनिका को हंसी आ गई। अब अगर कोई खुद ही तुम्हें प्रॉपर्टी देने पर उतारू हो जाए तो उसे कौन ही रोक सकता है। हालांकि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तुम खुद को लकी समझो। वैसे तुम भी दोबारा से लकी साबित नहीं होगे, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। बाहर खड़ा तन्मय दरवाजे पर कान लगा के अनिका की बात सुन रहा था। तन्मय का दिमाग फट चुका था। वो इतना सदमे में था कि अब खुद को रोक नहीं सका। क्या मालिनी गिल फैमिली से हट गई और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी ध्रुव को दे दी? ये क्या बकवास है? तन्मय के मालिनी के बारे में थॉट्स एकदम से चेंज हो गए। वो कुछ देर पहले तक तो मालिनी को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। अब उसका मन कर रहा था कि वो मालिनी को मार डाले। मालिनी की आज जो पोजीशन थी वो टोकस फैमिली की वजह से थी, जिसमें ब्रिस्को एंटरप्राइज का चेयरपर्सन होना और कठौता में गिल फैमिली का वारिस होना भी शामिल था। आखिर कोई इतना अनग्रेटफुल भी कैसे हो सकता है? उसके पास गिल फैमिली के उत्तराधिकार को गिव अप करने का हक था, लेकिन उसे अपने हिस्से की प्रॉपर्टी तो टोकस फैमिली को ही ट्रांसफर करनी चाहिए थी। तन्मय काफी शॉक्ड था। एक तरफ तन्मय को ये पता नहीं था कि गिल फैमिली की विरासत वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। दूसरी तरफ उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि मालिनी बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे 10